अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज दकी। मैं हूं हमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। चंद रोज़ में अवामी सतह पर नहायत होशरुपा इंकशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़े होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा की हमसे क्या मुराद है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को लिखे गए खत में कहा गया है कि गुज़श्ता चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मंजर आम पर आने वाली मालूमात से वाज़े होता है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अपने हल्फ की सरी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। एक इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। हमारे ख्याल में अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। जनरल बाजवा की जानिब से हम के लफ्ज का इस्तेमाल तहकीक तलब है। पीटीआई चेयरमैन ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को ये इख्तियार किसने दिया कि वो मुंतखब वजीर आजम के इख्तिदार में रहने को मुल्क के लिए खतरनाक होने के हवाले से फैसला करें। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। इमरान खान का कहना था कि जनरल बाजवा का इस ज़िमन में खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 और तीसरे शेड्यूल में दिए गए हल्फ की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। इस दावे की हकीकत से कतई नजर जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म करवाया। ये दावा भी हल्फ की खिलाफ वर्जी है। आइन के तहत अफवाज पाकिस्तान वजारत दिफा के मातहत एक इदारा है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से हल्फ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलकत को अरसाल कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने हलफनामे और वकालतनामे पर इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत पर नोटिस लेते हुए रिमार्क्स दिए कि ये मामला संजीदा है, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत पर दूसरे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो इमरान खान फिर पेश न हुए और वकील ने कहा कि इमरान खान की एक और हिफाजती जमानत दायर की है, कुछ देर में वो अदालत के सामने आ जाएगी। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं नबील नकवी से। नबील, बताएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजत जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की, जबकि इमरान खान के वकील अजहर सद्दीक और उनके मौलिक डॉक्टर फैसल सुल्तान अदालत में पेश हुए। जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अदालत को इमरान खान की सेहत के बारे में तफसीली तौर पर बताया। अदालत में अजहर सद्दीक का कहना था कि एक और दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर हो चुकी है, मेरी में डॉक्टर से मीटिंग हुई है, हम अदालत के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हैं। अजहर सद्दीक का मजीद ये भी कहना था कि डॉक्टर तारिक सुल्तान भी यही है, जिसके जवाब में जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना था कि डॉक्टर को नहीं सुनना, शर्त है कि इमरान खान पहले अदालत में पेश हों। अजहर सद्दीक का कहना था कि दूसरी दरख्वास्त जमानत का इंतजार कर लें, जिसके जवाब में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जवाब दिया कि इसके इंतजार की जरूरत नहीं, आप मौजूदा दरख्वास्त पर दलाइल शुरू करा। एडवोकेट अजहर सद्दीक का कहना था कि मैं मौजूदा दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहता हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दिमाग दिया कि अभी एक मसला है, दरख्वास्त और हलफनामे और आपके वकालतनामे पर इमरान खान के दस्तखत मुख्तलिफ है, दस्तखत कैसे मुख्तलिफ है? अदालत में इस्तफसार किया। अजहर सद्दीक का कहना था कि मुझे वक्त दे, मैं देख लेता हूँ। जस्टिस तारिक सलीम शेख का कहना था कि अब आप देख लें, किसी ने ये फ्रॉड की कोशिश की है, इसमें मैं आपको या इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा। जबकि जस्टिस तारिक सलीम शेख का मजीद ये भी कहना था मैं ये दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक ये मामला हल ना हो जाए। अजहर सद्दीक का कहना था मुझे इस पर जो इमरान खान की हिदायत लेना होगी, जिसके बाद अदालत की जानिब से समाज से 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। दूसरी जानिब अगर बात की जाए इमरान खान की पेशी की, तो जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट में मुमकिन रवानगी के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला से जो मशावरत जारी है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जराये के मुताबिक हाई कोर्ट में जारी समाज के हवाले से उनको तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया। जबकि तो इमरान खान को रहनुमाओं की जानिब से मशवरा ये दिया गया है कि हमें पहले अदालत आलिया की जानिब से फैसले का इंतजार करना चाहिए। जबकि इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे, इसका फैसला जो है अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। समाज जो थी वो 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान की जानिब से एडवोकेट शहजाद शौकत ने सिंगल बेंच के फैसले की तशरीह के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त गुजार के मुताबिक सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को तारीख से मुताल्लिक गवर्नर से मुशावरत का हुक्म दिया है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई आईनी अख्तियार नहीं, जबकि गवर्नर ने असम्बली तहलील पर दस्तखत ही नहीं किए। 2 रोज कबल गवर्नर पंजाब ने सूबे में इलेक्शन के हुक्म की वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया था। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अपने काम के सिवा बाकी सारे काम कर रहा है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन से तमाम इदारों में होने वाले खतो किताबत की तफसीलात तलब कर ली हैं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी सीसीपीओ तब्दील क्यों किया गया? गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस पर वकील पंजाब हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी मरतबा तब्दील किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि फिर बताएं इलेक्शन है कहाँ? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया है, क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला है जहाँ ट्रांसफर ना हुई हो? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। आइन हर सूरत में 90 दिन में इंतखाबात करवाने का पाबंद करता है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ इंतखाबात करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से आइन में कोई इबहाम नहीं। निगरान हुकूमत तकर्रुर और तबादले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत को तबादला मकसूद हो तो ठोस वजूहात के साथ दरखास्त देगी। इलेक्शन कमीशन वजूहात का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफर केस में कहना था कि अदालत हुक्म दे तो तबादले रोक देंगे, इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे मौका मिला है तो कुछ बातें अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे अपने अख्तियारात और आइनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया, अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, और इंतखाबात के लिए पैसा मांगा उससे भी इनकार कर दिया। मेरे अख्तियारात को कम किया जा रहा है। ऐसे हालात में किस तरह फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाएं? अगर अदालत ट्रांसफर्स को फ्री इलेक्शन में रुकावट समझती है तो नहीं करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई इंतखाबात के सिलसिले में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अरशद अली ने 90 रोज में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने गवर्नर को जवाब जमा करने के लिए आखिरी मोहलत देते हुए रिमार्क्स दिए कि 2 दिन का वक्त देते हैं। जिसने जवाब जमा करना है कर ले, जो नहीं करना चाहते ना करें, हम केस को सुनेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर से जवाब तलब किया था, जिस पर अदालत ने कहा कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत का जवाब आया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम आइंदा समाअत पर इस केस को सुनेंगे। हम दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने सिर्फ जवाब से मुतालिक आगाह किया है। एडवोकेट जनरल गवर्नर की नुमाइंदगी कर सकता है या नहीं, इसको हम देख लेंगे। अदालत ने समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के मुबैना कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम के केस में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत का शेख रशीद को 50,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी हैं। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कहकहे लग गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून और SHO आप पारा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्जाम क्या लगाया गया है, जिस पर वकील ने बताया कि न्यूज चैनल पर एक बयान दिखाया गया जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत में FIR पढ़कर सुनाई और अदालत को बताया कि शेख रशीद पर थाना आप पारा में मुकदमा दर्ज है और शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर
जेल में कैद हैं। वकील के दलाल मुकम्मल होने पर अदालत ने इस्तफसार किया कि दौरान तफ्तीश आपको क्या मालूमात मिली हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शेख रशीद अपने बयान से इनकारी नहीं है, अब भी वो बयान दोहरा रहे हैं। 8 मरतबा रुकने कौमी असम्बली बने, लेकिन ऐसे बयानात की उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। आप ऐसे बयानात देते हैं तो इसकी कुछ हदूद व क़यूद हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सीनियर हूं और कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने दहशत गर्दों की खिदमात हासिल कर ली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सब लोग पार्लिमानी जबान ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हुकूमत में होता है वो उर्दू जबान होती है, अपोजिशन में जुबान बदल जाती है। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि शेख रशीद ने वजीर दाखिला और बिलावल को गालियां दी हैं, जो अल्फाज अदालत के सामने दोहरा नहीं सकता, जबकि शेख रशीद अपने मुतनाज़ अल्फाज बार बार दोहरा रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय का हक है, लेकिन इसकी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं। शेख रशीद के वकील ने कहा कि इसमें कोई ऐसा इम्कान नहीं कि यह बयान दोहराया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि अगर तो ये जुर्म नहीं दोहराते और अंडरटेकिंग देते हैं तो अदालत देख ले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि हमें प्राइमरी स्कूल के निसाब ही से तरबियत शुरू करनी पड़ेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के गिर्द कानून का दायरा तंग कर दिया गया। गद्दारी के मुकदमे पर FIA मुतहरिक हो गई। FIA की जानिब से मुकदमे के मरकजी मुलजिम शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इश्तिहारी करार देने के बाद FIA गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगा। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिम शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के सर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने नैब को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत 27 फरवरी तक मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर उस्मान बुज़दार अबूरी जमानत के लिए एहतसाब अदालत पहुंचे थे। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 5-5 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार खान की अपने खिलाफ बगावत के मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शानदाना गुलजार खान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पहले आप शामिल तफ्तीश हों, फिर देखते हैं। शानदाना गुलजार खान अपने वकील शेर अफजल मरवत के साथ अदालत में पेश हुई। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने इस्तीफा मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर समेत 70 अरकान ने दरखास्त दायर की है। दायर दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दायर दरखास्त में PTI अरकान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर करने से पहले अरकान का मौक़िफ़ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर होने के बाद मेंबरान को डीनोटिफाई कर दिया। लिहाजा अदालत PTI अरकान के इस्तीफा मंजूर करने का इकदाम कलादम करार दे। दरखास्त में मजीद कहा गया कि अदालत इलेक्शन कमीशन को मुतालिका हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद से रोकने का हुक्म दे। हुकूमती नाक़िस कारकर्दगी पर इत्तेहादियों ने मलबा एक दूसरे पर गिराना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। कहती हैं मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी की जिम्मेदार नून लीग नहीं है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की यूथ नुमाइंदों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। यूथ के नुमाइंदों से मुलाकात में मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को मौजूदा हालात से बरिउज़्ज़मा करार देने की कोशिश करते हुए कहा कि मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ है। इस हुकूमत की कारकर्दगी की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, ये मेरी हुकूमत नहीं है। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरियम नवाज की शाहिद खाकान अब्बासी से पहली मुलाकात है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि तकनीकी लिहाज से 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। इमरान खान की जहनी नापुख्तगी ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह से मुतासर किया। मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें अखराजात कम करना होंगे। 10 अप्रैल को ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई। 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने ऐलान कर दिया कि वो लास्ट क्वार्टर के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी नहीं करेगी।
چونکہ اس کے پاس وہ پیسے جاری کرنے کے لیے خزانے میں وسائل نہیں. تو ٹیکنیکلی اور انٹرنلی 1 اپریل کو پاکستان ڈیفالٹ کر چکا تھا. اس کی دانشوری کا پیمانہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کو کتنی جلدی ڈیفالٹ کروا رہا ہے. لیکن ان حالات میں جب ہم نے حکومت لی ہے تو ہمیں وہ ناخوشگوار فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اب IMF یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملات کو چلانا ہے تو آپ اپ فرنٹ ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائیں جن کو آپ نے طے کیا ہے, اس کے بعد ہم آپ سے بزنس کریں گے. ایک طرف ہمیں اقتصادی اور معاشی مسائل کا سامنا ہے. تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کٹ پتلی قرار دے دیا. بولے ایسے لوگوں سے سامنا ہے جو آئین و قانون نہیں مانتے. خیبر پختونخوا میں عملی طور پر JUI کی حکومت ہے. نگران حکومت کو اکرم درانی چلا رہے ہیں. ہٹ دھرمی سے قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں عملاً طور پہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے. اکرم درانی بیٹھا ہوا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اعظم خان, جن کو کہ ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ خاندانی تعلق بھی ہے. بڑا افسوس ہے, ان کا ایک بڑا شاندار کیریئر رہا ہے. ایک ایماندار, ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر کی طرح سے وہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے عمر کے اس حصے میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کٹ پتلی بنا دیا ہے. اس وقت قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک طرف عوام غربت میں پس گئی ہے, مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے, اور دوسری طرف ان کو دیکھیں جو کہ گھس بیٹھی آ گئے ہیں. وہ نہ ان کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو طول ملے, جو کہ غیر قانونی ہے. معاون خصوصی عطا تارڑ نے عمران خان کی صحت سے متعلق سوالات اٹھا دیے. عمران خان کو ضمانت کے لیے عدالت جانا پڑے گا. انہیں گھر بیٹھے ریلیف لینے کی عادت ہو گئی ہے. عمران خان کی باری آئی تو صحت مند ہونے کے باوجود کام پہ ٹانگ گئی. یہ کون سی ٹانگ ہے جو 4 مہینے میں بھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ وفاقی وزیر شازیہ عمری نے کہا کہ ملکی مسائل کا حل جمہوریت کا تسلسل ہے. گزشتہ حکومت نے معیشت کو بری طرح تباہ کیا. پاکستان بہت جلد تمام بحرانوں پر قابو پا لے گا. BISP 90 لاکھ خواتین کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے. رہنما نون لیگ طلال چودھری نے کہا کہ عوام فیصلہ کرے. مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ IMF سے معاہدہ عمران خان کر کے گئے تھے. ہم نے اپنا سیاسی نقصان پاکستان کو بچانے کے لیے کیا. اسحاق ڈار نے 4 مہینے کی کوشش کی کہ غریب پر بوجھ نہ ڈالا جائے. پاکستانی عوام کا نہ ختم ہونے والا امتحان مزید سخت ہو گیا. حکومت نے پیٹرول 22 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. نئی قیمتوں پر اطلاق رات 12 بجتے ہی شروع ہو گیا. تحریک انصاف کے دور حکومت میں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا نعرہ لگانے اور ایک کے بعد ایک لانگ مارچ کرنے والی اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں اقتدار ملتے ہی سب بھول گئیں. عام انتخابات میں ووٹوں کی خواہش مند اتحادی حکومت نے عوام کو سینے سے لگانے کے بجائے IMF کی فرمائشوں کی فہرست کو دل سے لگا لیا. 18-18 کے وار کے بعد نئے سال 2023 کی مناسبت بھی پوری. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 23 روپے تک کا مزید اضافہ. PDM سرکار نے رات کی تاریکی اور عوام کی قائم خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول 22.20 روپے, ہائی سپیڈ ڈیزل 17.20 روپے, مٹی کا تیل 12.90 روپے, لائٹ ڈیزل آئل 9.68 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے. پیٹرول 22.20 روپے اضافے کے ساتھ 249 روپے 80 پیسے سے بڑھ کر 272 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے, جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 17.20 روپے اضافے کے ساتھ 262.80 روپے سے بڑھا کر 280 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. مٹی کے تیل کی قیمت 12.90 روپے اضافے کے ساتھ 189.83 روپے سے بڑھا کر 202.73 روپے فی لیٹر. لائٹ ڈیزل آئل 9.68 روپے اضافے کے ساتھ 187 روپے سے
से बढ़ाकर 198.68 रुपए फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुपए की कदर गिरने के बायस किया गया। हुकूमत ने आवाम को महंगाई के बोझ तले दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गरीब आवाम के लिए जीना मुहाल हो गया। यके बाद दीगरे जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में इजाफे से 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। इस बार गैस की कीमत में 16.6 से 124% इजाफा कर दिया गया। खराब मईशत विरसे में मिलने का दावा करने वाली हुकूमत ने आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। हुकूमत ने गैस की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। 100 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमत में 16.6% इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 350 रुपए हो गई। 200 क्यूबिक मीटर वालों के लिए 32% इजाफे के बाद नई कीमत 730 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 300 क्यूबिक वालों के लिए 69% इजाफे के बाद 1250 रुपए फी MMBTU होगी। 400 क्यूबिक मीटर वालों के लिए गैस की कीमत 99% इजाफे के बाद 2200 रुपए, जबकि इससे ऊपर वालों के लिए 124% इजाफे के बाद 3277 रुपए फी MMBTU होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 28.6%, पावर सेक्टर के लिए 22.8%, बरामदी सनत के लिए 34%, CNG शोबे के लिए 31%, खाद के शोबे के लिए 46%, सीमेंट के शोबे के लिए 17.46% महंगी करने की मंजूरी दी गई है। यह इजाफा 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का मिनी बजट और पेट्रोल महंगा होने को लेकर इत्तेहादी हुकूमत पर भरपूर तनकीद। फवाद चौधरी ने आवाम को घरों से निकलने का मशवरा दे दिया। हमाद अजहर कहते हैं पाकिस्तानी मईशत की इतनी बुरी हालत तो जंगों के दौरान भी नहीं थी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम को बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दिन में 170 अरब के टैक्स लगाए और रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शब खून मारा गया। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। साबिक वजीर खजाना हमाद अजहर ने कहा है कि जंगों में भी पाकिस्तान की मईशत इतनी खराब नहीं हुई जितनी आज है। आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। आज आलमी मंडी में पेट्रोल $80 पर है और पाकिस्तान में 272 रुपए कीमत हो गई। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। दरख्वास्त दायर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के हुकूमती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वक्त का तकाजा है कि आलमी बरादरी मुश्किल का शिकार इंसानियत की मदद के लिए आगे आए। पाकिस्तान के आवाम और हुकूमत की तरफ से अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ गैर मुतसलसल यकजहती और हिमायत के पैगाम के साथ तुर्किया जा रहा हूँ। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के नुकसानात से निमटना किसी एक हुकूमत की इस्तेदाद से कहीं ज़्यादा है। तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के तौर पर कुदरती आफात किसी एक हुकूमत की हैंडल करने की सलाहियत से बाहर हैं। बम करार दे दिया। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। चौधरी वसीम खुशी इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप पर मौजूद है। मजीद सूरत हाल से आगाह करेंगे, बताएगा वसीम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। कसूर के शहरी भी जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसको फिलफौर वापस किया जाए। मैं इस वक्त कसूर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, वहाँ मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई? पेट्रोल की कीमत जो रात जो ज़्यादा बढ़ाई है ना, इसकी वजह से आवाम पहले ही बहुत परेशान थी और ज़्यादा परेशान हो गई है। पहले जिस बंदे का एक साइड पे आने का तेल या जाने का तेल 100 रुपये का लगता था, अब डबल हो गया, 200 रुपये का हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इतनी कीमत जो है ना होनी चाहिए, पेट्रोल की कम होनी चाहिए, 100 या 150 होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आवाम पहले ही बहुत परेशान है, लोग पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा के और ज़्यादा परेशान कर दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बातें सुनी कि हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा। बहुत शुक्रिया वसीम। 7वीं नेशनल साइकिल रेस का मेला पेशावर में सजने को तैयार। 4 रोज़ा इवेंट में मुल्क भर से 11 यूनिट के 120 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें वापडा, आर्मी समेत दीगर इदारों की टीमें शामिल हैं। नेशनल रेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले साइकिलिस्ट को बैरूनी ममालिक में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।
मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए 7 नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज़ 17 तारीख से पेशावर में सजेगा। इस इवेंट के बारे में कैसी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजहर अली शाह साहब जो साइकिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनके हवाले से क्या कहना है। सर, एक मेगा इवेंट आ रहा है, काफ़ी अरसे बाद साइकिल फेडरेशन की तरफ से एक इवेंट मुनक़िद किया गया है। पहले बहावलपुर में होना था, वजूहात क्या बनी और अब पेशावर में हो रहा है। 7वीं नेशनल रोड चैंपियनशिप जो है वो 17 से 19 तक पेशावर में हो रही थी। इससे पहले ये नॉमिनेशन हमने भेजी थी बहावलपुर के लिए कि एक नया शहर दरियाफ़्त करें और उसके बीच में ये इवेंट्स कराएं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम वहाँ नहीं करा सके, जिसकी वजह से हमने ये अवार्ड किया KPK साइकिलिंग एसोसिएशन को। साइकिलिंग एसोसिएशन KPK इससे पहले भी नेशनल करवा चुकी है, रोड की भी और इंटर डिपार्टमेंटल भी करवा चुकी है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अजहर अली शाह साहब की बात सुनी, उनका यही कहना है कि नेशनल इवेंट है, 7वीं नेशनल रोड चैंपियनशिप है साइकिलिंग की, ये जो 17 से शुरू होगी, 21 को इख्तिताम पज़ीर होगी। तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। नादन बाईपास पे 14 किलोमीटर के लगभग ये ट्रैक है, खूबसूरत ट्रैक है। उस पर जो बच्चे हैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये पहले जैसे उन्होंने बताया कि बहावलपुर। शुक्रिया अदनान शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना है। हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।